ये है डिस्काउंट का पूरा यहाँ पर बना हुआ है। कितने तरह की यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि थ्री टाइप्स के मैंने यहाँ डिस्काउंट दे रखे हैं। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट बिल्कुल खाली है, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के डिस्काउंट पढ़ेंगे, जिसमें कि आप पढ़ भी चुके हो, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। जो कैश डिस्काउंट होता है वो क्या चीज होती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस डिस्काउंट इज यूज्ड फॉर रिसीव्ड पेंडिंग पेमेंट बिफोर टाइम इफ कंपनी नेडेड इट। मतलब क्या है इसका कि कैश डिस्काउंट होता क्या है। जब कोई भी कंपनी अपने पेंडिंग बैलेंस को टाइम से पहले ही मांग लेती है अपने कस्टमर से, और उस पर जो भी डिस्काउंट दिया जाता है उस टाइम टाइम से पहले ही डिमांड करने पर जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो कैश डिस्काउंट होता है। या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि समय से पहले ही अपना बैलेंस रिसीव करने के लिए जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो कैश डिस्काउंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि मैं होल सेलर हूँ और मैं अपने कस्टमर्स को सेलिंग करता हूँ उधार में। मैंने किसी एक कस्टमर को सेल किया और मैंने उसको कहा कि भाई आपको मैं उधार तो सेल कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 डेज के लिए। 15 डेज के लिए मैं आपको उधार सेल कर दे रहा हूँ 10,000 का प्रोडक्ट या 10,000 का जो भी सामान है, वो सब मैंने आपको 15 दिन के लिए उधार सेल कर दिया, बट मुझे 15 दिन में दे देना, यानी फिर 15वें दिन दे देना मुझे किसी भी कीमत पे। सामने वाला हो गया तैयार, यानी कि 15 डेज के लिए मैंने उधार सेल कर दिया, बट मुझे 15 डेज से पहले ही अमाउंट की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है। और जैसे कि 10वें दिन, 11वें दिन या 8 दिन में ही, एक हफ्ते में ही मुझे जरूरत पड़ेगी पैसों की, तो मुझे ध्यान आएगा कि मैंने अपने कस्टमर को उधार सेल किया हुआ है, मैं उससे मांग लेता हूँ। तो अब मैं उस कस्टमर को कॉल करूंगा या जब भी आएगा तो मैं उसको कहूंगा भाई आपको जो मैंने उधार सेल किया था, आपके पास जो बैलेंस है आप उसको पेड कर दीजिए। तो सामने वाला क्या कहेगा कि भाई आपने मुझे 15 डेज का दिया था, मैं आपको 15 डेज में कंप्लीट कर दूंगा। सामने वाला तो यही कहेगा, क्योंकि सामने वाला तो अपना मैनेजमेंट करके चलेगा उसी के अकॉर्डिंग, जिस जैसा टाइम पे इशू किया गया है उसको। तो मैं उसको क्या कहूंगा कि कोई बात नहीं, अभी आपके पास नहीं है, आप एक काम कीजिए, जितना बैलेंस है आप अगर इतने दिन में या 2 दिन के अंदर अगर आप पे कर देते हैं तो मैं आपको उस पर 10% डिस्काउंट भी दे दूंगा। यानी कि अगर 10,000 का है तो 10,000 का 10% सीधा सीधा 1,000 रुपये हो गया। अब वो क्या सोच के चलेगा कि यार 10,000 का था, 1,000 का माल था हमारे पास, वो एक्स्ट्रा है। अब मैं 1,000 को बेचूंगा तो उसको और भी फायदा हो जाएगा, प्लस जो 1,000 का होगा वो भी फायदा ही फायदा है। तो वो इस चक्कर में क्या करेगा कि कहीं से भी अपना एडजस्टमेंट करके उस अमाउंट को दे देगा। अभी तो 10,000 पे 1%, 10% बहुत ही कम लग रहा है 1,000, लेकिन जो होल सेलिंग है वो लाखों करोड़ों में होती है, और लाखों करोड़ों में 10-10% बहुत मायने रखता है। तो उस चक्कर में क्या करते हैं कस्टमर की टाइम से पहले अगर कंपनी को नीड है तो वो कंपनी को पे कर देते हैं, और उस टाइम जो डिस्काउंट दिया गया वो कैश डिस्काउंट होता है। इससे पता चल गया कि टाइम से पहले ही पेमेंट ले ली, है ना। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट कैश तो हो गया, टाइम से पहले ही बैलेंस रिसीव करने पर जो दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट होता है जब अपने गुड्स को सेल करने पर डिस्काउंट दिया जाता है। सेल कर रहे हैं उसी टाइम डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन उधार नहीं, कैश। यानी कि जल्दी से जल्दी अपने सामान को बेचने के लिए जो भी उस टाइम डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। एग्जाम्पल की बात करूं, मेरे पास एक कस्टमर आया परचेज करने के लिए, एक आइटम था मेरे पास, स्टेशनरी का सामान है मेरे पास। 3 दर्जन कॉपियां रखी हैं, 2 दर्जन उसने ली। अभी 1 दर्जन रखी है, मैंने कहा भाई इसको भी ले लो, मुझे दूसरा स्टॉक ला के रखना है। तो कहेगा कि भाई मैं तो, मुझे और भी सामान लेना है, तो मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा। तो मैं उसको लालच दे दूंगा कि भाई आप इसको भी ले लीजिए, इस पे मैं आपको 10% का अलग से डिस्काउंट दे दूंगा। तो 10% उसके लिए बहुत मायने रखेगा, तो उस चक्कर में वो क्या करेगा, उस सामान को भी खरीद लेगा वे डिस्काउंट। अब उस टाइम में क्या हुआ है कि
जल्दी से जल्दी सामान हमने बेचने की कोशिश की और उस टाइम उसको डिस्काउंट दे दिया। तो उस टाइम जो डिस्काउंट दिया गया है वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। बट इससे पहले जो उधार की कंडीशन थी, अगर उस टाइम जो डिस्काउंट दिया है वो कैश डिस्काउंट होगा। ठीक है। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में तो आपको पता लग गया कि अब कौन सा डिस्काउंट क्या होता है। अब नीचे एक यस सर। लाइन और लिखी हुई है कि इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो कैश डिस्काउंट में मैंने लिखा हुआ है हैज टू कंपलसरी शो डिस्काउंट इन एंट्री एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब कि अगर कैश डिस्काउंट है तो उसको हमें एंट्री में रिकॉर्ड करके शो करना होगा, दिखाना होगा कि इतने का डिस्काउंट मिला है। एग्जाम्पल नीचे है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश 25,000 एंड 10% डिस्काउंट लिखा होगा या फिर कैश डिस्काउंट भी लिखा होगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर एंट्री देख सकते हो कि कैश कितना मिला, 25,000 रुपये, वो भी 10% डिस्काउंट ले करके। तो पहले 10% अलग हम निकाल लेंगे। तो 10% डिस्काउंट इसका बैठता है 2,500। और 2,500 डिस्काउंट जब दे दिया तो पूरी पूरी अमाउंट तो आएगी नहीं। तो इससे इसमें से लेस करके जितना बचेगा उतना ही कैश आएगा। तो वो कैश में आ जाएगा, बाकी डिस्काउंट में, और आके इसमें पूरा का पूरा 25,000। अब बात आती है कि इसको दिखाना जरूरी क्यों है। इसको दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि 10 दिन पहले या 1 महीने पहले हमने उसको सामान तो 25,000 का ही बेचा होगा। जब उस टाइम ने 25,000 का बेचा है तो उस टाइम अपने अकाउंट में हमने रिकॉर्ड किया होगा 25,000 का अमाउंट, कितने का सेल किया है। लेकिन अगर अब हम जिस टाइम पैसा मिलेगा, अगर हम उस टाइम डिस्काउंट शो नहीं करते हैं, सीधा सीधा 22,500 दिखा देंगे, तो हमारा बाद में क्या होगा, हिसाब में गड़बड़ी होगी। फिर हम ये मान के चलेंगे कि 22,500 दिए ही हैं, बाकी अभी 2,500 रुपये और देने बाकी हैं उसको। तो जब वो हम ये मान के चलेंगे तो हमें मिल थोड़ी जाएंगे। वो तो हम जब मांगने जाएंगे वो तो यही कहेगा भाई हमने तो पूरा हिसाब बराबर कर दिया है ना। तो इसीलिए कैश डिस्काउंट को हमें शो करना होता है, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पर होते हैं। और जब अलग अलग टाइम पर हो रहा है, अलग टाइम पे सेल हो रहा है, अलग टाइम पे रिसीव हो रहा है, तो हमें दिखाना जरूरी होता है। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको हमें दिखाना जरूरी नहीं है, चाहो तो दिखा सकते हो लेकिन कंपलसरी नहीं है, जरूरत नहीं होती है। कई लोग कहते हैं कि दिखाना ही होता है, कई लोग कहते हैं दिखाना जरूरी नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि आप चाहो तो दिखा सकते हो, अगर नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाओ। इसको दिखाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है। इसको क्यों जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हम उसको उसी टाइम सेल करते हैं, जितने का भी सेल करेंगे उतना ही डायरेक्ट लिख देते हैं। अब यहाँ पर 25,000 का ही सामान, वही मैंने एंट्री ले ली है, बस खाली इसमें क्या ऐड हो गया है, ट्रेड डिस्काउंट आ गया है, सिर्फ डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की जगह पर। अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो लिखा होगा कि ये ट्रेड डिस्काउंट है, और इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जितने का सेल हुआ है, जितने पैसे रिसीव हो रहे हैं, उसमें से डिस्काउंट लेस करके वो अमाउंट लिख दी जाती है। यहाँ पर डिस्काउंट जो है, अमाउंट जो है वो गलत आ गई है। यहाँ ठीक है, कैश वाले में 22,500, यहाँ पे 25,000 नहीं आएगा, यहाँ पर भी 22,500 ही रहेगा। ठीक है, ये गलत यहाँ पर हो गया है। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया आपको कि कैश डिस्काउंट जो होता है टाइम से पहले पैसे लेने के लिए, और इसको एंट्री में दिखाना जरूरी होता है। और ट्रेड डिस्काउंट जल्दी से जल्दी सामान बेचने के लिए, और इसको एंट्री में दिखाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है। अब क्वांटिटी डिस्काउंट की बात करते हैं। तो क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है, क्वांटिटी डिस्काउंट आजकल चल रहे हैं मॉल्स वगैरह में, शॉप्स वगैरह में। यानी कि यहाँ पर पैसों का डिस्काउंट नहीं मिलता है, यहाँ पर क्वांटिटी में डिस्काउंट मिलता है। क्वांटिटी मतलब बाय टू गेट वन फ्री, कई जगह देखा होगा आपने, है ना। तो वो क्या है, क्वांटिटी यस सर। डिस्काउंट है। दो खरीदो एक फ्री मिलेगा, दो खरीदो तीन फ्री मिलेगा, वो क्वांटिटी डिस्काउंट है। उसको हम आगे पढ़ेंगे कि अगर ऐसा आता है तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना। तो ये तो था डिस्काउंट की थ्योरी। अब जरा प्रैक्टिकल पे आते हैं, जहां पर तुम्हें डाउट आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इसी एंट्री की। यहाँ पर है कि 25,000 रुपये रिसीव हुए, जिसमें कि 10% डिस्काउंट भी है। तो
आपको कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि हम कितना अमाउंट कौन से लेजर में डालें, यही कंफ्यूजन हो रही होगी ना, जी सर। या और कुछ भी हो रही है? क्या भाई, प्रियांशु और हरीश? जी 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 सर, सर मैंने बोला, जी सर बोला। हरीश, सही सर। आपको क्या इशू आ सही रहा है? सर। यही आ रहा है कि कौन सा, कितना अमाउंट कौन सा ले? सर हाँ, यही तो आ रहा ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो देखिए, डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट में तो उतनी ही अमाउंट आएगी जितना डिस्काउंट मिला है, उसमें तो कोई सोचने वाली बात है नहीं। बात आती है कि नाम में कितना आए और कैश में कितना आए। तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि डिस्काउंट में उतनी ही अमाउंट आएगी जितने डिस्काउंट दी गई है या मिली है, और कैश में उतनी ही अमाउंट आएगी जितना कि कैश पे किया गया है या जितना मिला है। अब सपोज एग्जांपल के लिए तुम्हें किसी से पैसे मिले हैं 100 रुपए, और तुम्हें अपने पास लिखना होगा, और उसको 150 रुपये देने थे, जिसमें से कि 100 रुपये मिले हैं, 50 रुपये डिस्काउंट दे दिया उसको। तो अब तुम अपने अकाउंट में 100 रुपये लिखोगे कि 150 रुपये लिखोगे? कैश में, अपने नाम से नहीं, कैश में। आपको 100 रुपये मिले हैं 150 में से, तो आप क्या लिखोगे? कैश 150 रुपये आया है कि 100 रुपये आया है? कितनी अमाउंट है। डालो? तो 100 रुपये डालोगे ना? जैसे 100 रुपये जी आया सर। है तो 100 रुपये ही डालेंगे। डिस्काउंट में 50 डालूंगा सर। डिस्काउंट जो है वो तो है, उसको तो बाद में देखेंगे, पहले कैश में डाल लीजिए। जितना पैसा आया है या जितना गया है, कैश में उतना ही आएगा। जी सर। ठीक है, कैश में फालतू नहीं, भाई हमारे पास 100 रुपये आ रहे हैं तो मैं 100 ही रुपये लिखूंगा, 150 रुपये नहीं लिखूंगा। या मैंने 100 रुपये दिए हैं किसी को तो मैं 100 रुपये ही लिखूंगा कि भाई मैंने आपको 100 रुपये दिए हैं। इसी तरीके से डिस्काउंट, डिस्काउंट जितना मिला है उतना ही लिखा जाएगा। उसमें कोई कम ज्यादा है ही नहीं, डिस्काउंट में सोचने वाली बात नहीं होती है। सिर्फ कंफ्यूजन होती है कहाँ कहाँ, या तो पार्टी में हम कितना डालें और कैश में कितना डालें। तो कैश में उतना ही आएगा जितना दिया है या जितना लिया है, डिस्काउंट में उतना ही मिलेगा जितना डिस्काउंट मिला है या दिया गया है। पार्टी में, पार्टी के नाम में हमेशा टोटल अमाउंट आएगी, जितने का उसका हिसाब बनता है, यानी जितना उससे लेना था या जितना उसको देना था। ठीक है, जब तो पता लगेगा। अगर मैं यहाँ पर 25,000 नहीं डालता, मैं यहाँ पे 22,500 डालता, तो मैं यहाँ पर फिर क्या मान के चलता कि इससे सिर्फ और सिर्फ 22,500 का ही हमें अमाउंट मिला है, बाकी लेना बाकी है। अब मैंने 25,000 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका हिसाब बराबर हो गया, इससे अब कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, जी सर। और कोई इशू आ रहा है? चलिए आगे बढ़े फिर, डिस्काउंट समझ में आ गया हो तो। सर ये डिस्काउंट वाला पूरा का पूरा यहाँ पे टॉपिक है, पूरी वीडियो बनी हुई है, एक बार देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पे। वो तो तुम कर लेना। आज 7 पे आते हैं जरा। अगर भूल भी जाओ तो वीडियो रहेगी तुम्हारे पास, और वीडियो से भी समझ में नहीं आता है तो मैंने कल भी कहा था कि बीच में आप फोन करके पूछ सकते हो अगर नहीं आएगा समझ में। लेकिन अगर मैं फ्री रहूंगा तो मैं बता ही दूंगा। मेरा सर इसमें कॉन्टेक्ट। VPP है, इसके तो कौन सा है? आपकी वॉइस थोड़ी लो आ रही है, क्या बोला आप? इसके तो, इसमें एक एंट्री है, रिसीव VPP। वीपीपी, रिसीविंग फॉर वीपी या रिसीव्ड फॉर वीपीपी, राइट? तो यहाँ पर क्या है, वीपीपी या के लिए पैसा मिला है। वीपीपी होता क्या है? वीपीपी मतलब वैल्यू पेबल पोस्ट। वीपीपी की एक फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर क्या है कि कोई भी ऐसा पार्सल होगा वैल्यू। या फिर, वीपीपी की फुल फॉर्म होती है वैल्यू पेबल पोस्ट। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ।
V4 हो गया वैल्यू पेबल पोस्ट, ये देखो आ रहा है ना फर्स्ट नंबर पे, ये होता है VPP की फुल फॉर्म। वैल्यू पेबल पोस्ट हो गया एक तरह से जो भी चीज हम पार्सल कर रहे हैं किसी को उसकी एक वैल्यू, कोई भी सेंड कर रहे हैं उसके हमें पैसे मिले हैं। हो सकता है उसमें डॉक्यूमेंट भी हो सकता है उसमें कोई आइटम भी हो, तो कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए पैसे मिले हैं, तो यहाँ पर पैसे मिले हैं तो कैश डेबिट हो जाएगा और VPP को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। ओके सर। और भी कोई एंट्री ऐसी जो नहीं आई हो समझ में? बाकी सब आ नहीं चुकी सर, है? अभी तक मैं भी और कर रहा हूँ, किया नहीं। यस सर। ओके, चलिए तो यहाँ बढ़ते हैं अब आगे जरा। चैप्टर नंबर 7 पे, ये थोड़ी सी थ्योरी मैं इसमें बता देता हूँ। ट्रेडिंग कंपनी है, 7 चैप्टर, जिसमें कि अब हमें लगभग सारे वाउचर्स यूज करने होंगे। अब इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रा आप यूज कर चुके हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसमें कॉन्ट्रा का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। डिपॉजिट इनटू बैंक, या फिर अकाउंट ओपन किया जा रहा है यस सर। या विड्रॉ किया जा रहा है। इसी तरीके से पेमेंट भी आप कर लोगे कैश बुक में, मैं बता चुका हूँ, एंड रिसिप्ट भी, जर्नल भी बता ही यस चुका सर। हूँ। आगे बढ़ते हैं। F8, रिकॉर्ड और ऑल सेल्स, जिसमें कि क्या होगा, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, बट हम सेल्स जो कर रहे हैं इसको हम जर्नल में भी कर सकते हैं। लेकिन हम सेल्स की एंट्री को सेल्स वाले वाउचर में कब रिकॉर्ड करेंगे, और परचेज वाली एंट्री को परचेज में कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमें सामने वाले को इनवॉइस प्रिंट करके देना हो। इनवॉइस यानी बिल, जब हमें बिल देना होता है सामने वाले को, जब हम इनमें एंट्री करते हैं, सेल कर रहे हैं तो सेल में, और परचेज कर रहे हैं तो परचेज वाले वाउचर में। क्लियर? यस सर। सेल्स रिटर्न भी आता है, जिसको क्रेडिट नोट के वाउचर नाम से जानते हैं, जो कि ये जो है शॉर्टकट की यहाँ पर नहीं आएगी काम, इसको मैं चेंज करके भेज दूंगा, क्योंकि टैली प्राइम में शॉर्टकट की थोड़ी चेंज है। ये टैली RP9 का है, मैं इसको चेंज करके भेज दूंगा आपको अपडेटेड वाला। यहाँ पर नीचे इसी के ही क्वेश्चन दिया हुआ है, असाइनमेंट है एक, एक ये है एक ये है, एक कम है इसमें, मैं और भेज दूंगा। एक एक ही दिया हुआ है इसमें। एक तो यहाँ पर दिया हुआ है परचेज एंड सेल्स जो कि मिक्स है, एक नीचे दिया हुआ है, ये भी सेल्स एंड परचेज ही है, इसमें भी मिक्स है। ये जो है आपका रिटर्न का है, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। अब यहाँ पर एक चीज डिफरेंस क्या हो गया है इसमें, देखिए कि हमें ये तो दे रखा है कि खरीदा है या बेचा है, या किससे खरीदा है किसको बेचा है। अब इसमें हमें क्वांटिटी भी दे दी गई है कि कितना खरीदा गया है और क्या खरीदा गया है, डिस्काउंट भी है साथ में। पहले ऐसा नहीं था, पहले हमारे पास डायरेक्ट अमाउंट थी, है ना। हम्म। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको सेंड करूंगा। इसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। परचेज बुक अलग है, यानी परचेज के अलग हैं, सेल्स अलग हैं, और दोनों के मिक्स अलग हैं, फिर एक रिटर्न वाला भी अलग। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न अलग है, फिर परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न अलग है। तो ये क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के में तुम्हारा सारा टाइम निकल जाएगा जितना भी बचेगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैसे करना है। सीधा अब हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं। इसमें आंसर भी हमें मैच करना होगा। हम यहाँ आते हैं, सीधा एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट कंपनी।
यहाँ पर हमने नाम डाल दिया, किसका मैं करा रहा हूँ, ट्रेडिंग कंपनी करा रहे हैं हम। और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डी में ही, डी में, और फिर यहाँ नाम हमने डाला था, आ चुका है। अब यहाँ पर हम कर देते हैं ट्रेडिंग कंपनी। बाकी यहाँ पर आपको पता ही है कहाँ पर कौन सी चीज़ आती है, तो मैं सीधा यहाँ पर एक चीज़ डाल के एक्सेप्ट कर देता हूँ, बाकी मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने कंपनी क्रिएट कर दी है। यहाँ पर हमें कुछ फीचर्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अभी स्टार्टिंग में किसी चीज़ की नीड नहीं है। सीधा हम नीचे आते हैं, एक तो ये ऑन होना जरूरी है दोनों, मेंटेन इन्वेंट्री और एक इंटीग्रेट्स अकाउंट विद इन्वेंट्री। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिंग कंपनी है ये इन्वेंट्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी हमें दोनों को एक्टिवेट रखना जरूरी है। नीचे अगर आपके पास डिस्काउंट है तो आप डिस्काउंट को भी ऑन कर सकते हो। यहाँ पर अगर डिस्काउंट ऑन नहीं भी किया है तो उसको दूसरे तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ऑन कर दे रहा हूँ ताकि हमारा अच्छे से समझ में आ जाए आपको और कोई इशू ना हो। मैं जीएसटी को डीएक्टिवेट कर देता हूँ, अभी इसकी नीड नहीं है। मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। फीचर्स हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं, सीधा आते हैं वाउचर्स पे। वाउचर्स पे आए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि है क्या। तो यहाँ पर है बॉट ऑफ उमा दत्त बॉम्बे ऑन क्रेडिट। यहाँ पर जगह दी हुई है, बॉम्बे से भी खरीदा है, उमा दत्त से खरीदा है। उमा दत्त जो है वो बॉम्बे का है। तो हम सीधा आते हैं इस पर, परचेज किया है तो हम कहाँ डालेंगे, F9 से परचेज आता है, इसको ध्यान में रखना। F9 से परचेज करेंगे और हो सकता है कि आपका जो फॉर्मेट है वो ये ना आए, दूसरे तरीके का फॉर्मेट आ जाए। अच्छा, दूसरे तरीके का फॉर्मेट आ जाएगा तब क्या करोगे? मेरी वॉइस आ रही है ना आपके पास? जी सर। यस सर। ठीक है। सीधा हम यहाँ आते हैं, हो सकता है कि फॉर्मेट कुछ और आए। तो फॉर्मेट कुछ और आए तो उसको सही कैसे करना है, यहाँ पर आ रहा है नेम ऑफ आइटम, इसको कहते हैं आइटम मोड। हो सकता है इसकी जगह पार्टिकुलर आए, तो यहाँ पर साइड में ही आपको मिल जाएगी। अगर कभी शॉर्टकट की भूल जाओ तो यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। जैसे यहाँ पर F8 आता है सेल के लिए, F9 आता है परचेज के लिए। यहाँ पर सारी चीजें हैं, और यहाँ पर कुछ वाउचर शो नहीं हो रहे हैं तो अदर वाउचर कर सकते हो, उनको भी देख सकते हो। अब यहाँ पर इसको सही करने के लिए क्या करना है, चेंज मोड, यानी कि यहाँ पर देख रहे हो किसी के नीचे अंडरलाइन है, तो किसी के नीचे एक ही और किसी के नीचे डबल है। तो यहाँ पर क्या करना है, जिसके नीचे कुछ कोई सी भी लाइन नहीं है वो तो डायरेक्ट यूज होगी, लेकिन जिसके नीचे डबल लाइन है वो कंट्रोल के साथ, और जिसके नीचे सिंगल लाइन होगी वो ऑल्ट के साथ। इस चीज का ध्यान रखना। तो इसमें आप कंट्रोल H भी कर सकते हो चेंज मोड के लिए, अदरवाइज क्लिक भी कर सकते हो। यहाँ पे अभी फॉर्मेट क्या हो रखा है, आइटम इनवॉइस। मैं यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस कर दूँ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इनवॉइस आ रहा है, लेकिन अब आइटम मोड हट गया, अकाउंटिंग मोड आ गया। ठीक है। मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ H कर दूं, सीधा वहां क्लिक नहीं करने की बजाय, तब भी आ जाएगा। अब यहाँ पे है एज वाउचर, अगर हम एज वाउचर करते हैं तो अभी इनवॉइस टाइप हट जाएगा, अब डेबिट क्रेडिट वाला सीन आ जाएगा। ये हो गया वाउचर टाइप। वाउचर टाइप, अकाउंटिंग इनवॉइस टाइप और आइटम इनवॉइस टाइप। तो हमें काम किस में करना है, आइटम इनवॉइस टाइप में करना है। अब यहाँ पर क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है उससे लेना देना नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, कंपनी में आपको इनवॉइस नंबर दिया हुआ होगा, यहाँ पर तो कुछ भी डाल सकते हैं।
डेट डाल सकते हो आप, यहाँ पर तो हम चेंज नहीं करेंगे, कंपनी में चेंज करना होगा। यहाँ पर जो जो डिटेल मांग रहा है वो डालते जाइए। सबसे पहले क्या कह रहा है, पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट कौन था वहां पर, उमा दत्त। ऑल्ट सी करके ही लेजर बना दीजिए, उमा दत्त। और इससे हम परचेज कर रहे हैं, तो ये कौन हो जाएगा, संडे क्रेडिटर्स या डेटर्स। ये पैसे लेने वाला है, पैसे लेगा हमसे, तो संडे क्रेडिटर्स हो जाएगा। इसकी डिटेल आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो एक्सेप्ट कर दीजिए। यहाँ भी कुछ डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सेप्ट, कंट्रोल ए। मैं एंटर करने की बजाय डायरेक्ट कंट्रोल ए कर देता हूँ। अब यहाँ पूछ रहा है परचेज लेजर, तो ऑल्ट सी करके परचेज का लेजर भी बना दीजिए। परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है, इसको एक्सेप्ट कर दिया जी, सीधा नीचे आ गया। यहाँ पे कह रहा है नेम ऑफ आइटम डालिए, तो हमने क्या परचेज किया है इससे वो देख लेते हैं। 100 कॉपी डबल एंट्री बुक कीपिंग, वही सारी तो यहाँ पे कॉपीज ही है, तो सिर्फ हम कॉपी नहीं कर सकते, इसका नाम भी डाल देंगे, डबल एंट्री है या बिजनेस मेथड है। तो हम यहाँ पर डाल देंगे क्या, ऑल्ट सी करके, यहाँ पर है नेम, तो नेम हम डाल देते हैं डबल एंट्री बुक, या डबल एंट्री सीधा कॉपी डाल दीजिए। यहाँ पर प्राइमरी चाहो तो यहाँ पर आप क्रिएट करके डाल सकते हो कि ये किस ग्रुप का है, तो यहाँ पर डाल देता हूँ। डबल एंट्री है तो यहाँ पर डबल एंट्री डाल सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं होती है, लेकिन कंपनी में अगर कैटेगरी ग्रुप अलग अलग हैं तो वो हमें डालने होते हैं। यहाँ पर डालना जरूरी है यूनिट, ये भी ध्यान रखना है। यूनिट डालना जरूरी है, या तो आप यहाँ पर भी ऑल्ट सी कर दिए या कर दीजिए, या फिर क्रिएट कर दीजिए। जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर यूनिट क्रिएशन के लिए आ जाएगा, ऊपर है सिंपल टाइप में, और एक है कंपाउंड। तो अभी आपको सिंपल ही रखना है, सिंबल। अब उसमें क्या है, कुछ 100 कॉपीज हैं, तो वो नंबर के हिसाब से है, इसीलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं NOS शॉर्ट में, और फॉर्मल में डाल देते हैं नंबर। यहाँ जीरो ही रहने देंगे, एंटर कर देते हैं, एक्सेप्ट। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, एंड एक्सेप्ट। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्वांटिटी कितनी है, तो 100। रेट कितना है, रेट है 7 रुपीज 50 पैसे, वो भी हम डाल देते हैं 7.50। अब आगे आ जाते हैं क्वांटिटी, यहाँ पर ये अपने आप आ गया। अब मैंने बताया था यूनिट डालना जरूरी है, अगर आप यूनिट नहीं डालेंगे तो ये जो नेम ऑफ आइटम दिख रहा है ना, यहाँ से सीधा आपका जंप हो गया अमाउंट पे आ जाएगा, इन पे किसी पर भी सिलेक्ट होगा ही नहीं। भाई जब तक उसको यूनिट नहीं पता है कि आप नंबर में ले रहे हो, दर्जन में ले रहे हो या किलो में ले रहे हो, तो क्वांटिटी में कैसे आएगा। तो इसीलिए यूनिट डालना जरूरी है। अगर बाय चांस भूल जाते हो तो फिर आपको क्या कहोगे, जब आपको पता नहीं होगा कि दोबारा बनाओ, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसी को अल्टर कर देते हैं। अल्टर करने की शॉर्टकट की क्या होती है, लिख लेना, कंट्रोल एंटर। ठीक है, कंट्रोल एंटर जैसे ही करोगे तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो, दोबारा नहीं बनाना है, उसी में चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज करना हो तो। कंट्रोल एंटर होता है अल्टर के लिए। यहाँ पर हमने डाल दिया अब डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट भी है इसमें, तो इसमें नीचे दिया हुआ है पूरे में 15% ट्रेड डिस्काउंट है। अब चाहे ट्रेड हो चाहे कुछ भी हो, हमें डिस्काउंट तो यहाँ पे डालना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर 15 डाल दिया, और यहाँ पर ऑटोमेटिक लेस होके आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन ये खुद करेगा। इसी तरीके से इसमें नेक्स्ट नीचे है 100 कॉपीज बिजनेस मेथड है, तो हम वो भी डाल देते हैं, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पर बिजनेस मेथड कॉपीज, यहाँ चाहो तो डाल सकते हो, मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ, सीधा नीचे आते हैं और मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। बार बार बनाना नहीं है, क्योंकि टैली के अंदर एक चीज एक ही बार बनेगी। बिजनेस मेथड की कॉपी ये भी 100 है, 5 रुपए की एक कॉपी है, और डिस्काउंट भी 15 ही है। 100, 5 रुपीज और 15% डिस्काउंट। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है दोनों में से। हाँ
तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे। अभी इसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं जोड़ा है हमने, सिर्फ इसकी एंट्री रिकॉर्ड करी है, टैक्स आगे देखेंगे। यहाँ से करेंगे और यहाँ पर ये आता है तो इसको हम फिल कर देंगे। कल भी मैंने बताया था न्यू रेफरेंस है तो हम यहाँ पर न्यू ही रखेंगे। अगर ड्यू डेट पता है डाल दीजिए, नहीं पता है तो स्किप कर दीजिए। नरेशन डाल दीजिए एंड एक्सेप्ट कर दीजिए। कहीं कोई इशू है इतने में? ये परचेज हाँ हो सर। गया। इसी तरीके से सेल भी करना है, सेल आता है F8 से। यहाँ पर बस डिफरेंस इतना रहेगा कि जहाँ पर सेल्स लेजर पूछा जा रहा है वहां पर सेल्स अकाउंट का लेजर बना देंगे, बाकी सेम प्रोसेस परचेज वाला ही है। क्लियर? यस सर। तो आपका ये भी हो गया है, परचेज भी सेल्स भी। इसमें मैं रिपोर्ट देखना बता देता हूँ तुम्हें कि रिपोर्ट कैसे देखनी है। बैक आना है गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पर जाना है आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहाँ पर आपको जाना है अकाउंट बुक्स में। अगर आपको परचेज का देखना है तो आपको परचेज रजिस्टर के अंदर जाना है। अगर आपको सेल्स देखना है तो सेल्स रजिस्टर में जाना है। मैंने परचेज किया इसीलिए मैं परचेज रजिस्टर में आया हूँ। यहाँ पर जिस मंथ में जो जो एंट्री रिकॉर्ड होते जाएगी यहाँ पर सब दिखाई दे जाएगा। ये अप्रैल का था इसीलिए यहाँ पर अप्रैल आ रहा है। अगर मैं इसको और एंटर करता हूँ तो और थोड़ी डिटेल आ जाएगी कि आपने इस मंथ में क्या क्या किस किस डेट में एंट्री करी है। और एंटर करेंगे तो और एंटर ये डिटेल और आ जाएगी। क्लियर है? हमने यस सर। है सेल्स करते तो सेल्स रजिस्टर में जाते। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या आ रहा है। अगर आपको कॉन्ट्रा की एंट्री देखनी है कॉन्ट्रा रजिस्टर, इसी तरीके से पेमेंट भी रिसिप्ट भी, जर्नल रजिस्टर भी देख सकते हो। यहाँ पर डेबिट नोट रजिस्टर भी आ रहा है, क्रेडिट नोट भी आ रहा है, यानी कि परचेज रिटर्न करेंगे तो डेबिट नोट रजिस्टर में देखेंगे, और क्रेडिट नोट करेंगे तो क्रेडिट यानी सेल्स रिटर्न करेंगे तो क्रेडिट नोट रजिस्टर में देखेंगे। ये सब रिपोर्ट के लिए ही है। अगर किसी एक लेजर का बैलेंस देखना है तो लेजर में जाइए, किसका देखना है परचेज का तो सीधा परचेज में जाइए। परचेज सेलेक्ट किया, एंटर, तो यहाँ पर इसकी डिटेल आ जाएगी। लेजर वाइज भी देख सकते हो, ग्रुप वाइज भी देख सकते हो। ग्रुप समरी किसकी देखनी है, प्राइमरी की या बैंक अकाउंट किसकी? तो प्राइमरी में तो अभी सिर्फ यही दोनों है, बैंक की कोई है ही नहीं। चाहो तो बैंक की भी देख सकते हो, और जिसकी भी होगी उसकी भी डिटेल देख सकते हो। ग्रुप वाउचर भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ये चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट देखने के लिए यूजेबल होगी। ठीक है, मैंने ये रिपोर्ट देखना भी आपको बता दिया है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यानी कि सेल्स और सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के लिए क्या करना है वो अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट, अभी जब क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि एक क्लास एंड होने वाली है। 1 मिनट से भी कम टाइम बच रहा है अब। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट यस सर। फिर से हम स्टार्ट करेंगे। ये ठीक है वैसे, 10 मिनट के लिए ऑफ हो जाता है, इसी बीच आपको थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा, स्पेस भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी यहीं पर रखते हैं ना। ओके सर।